बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद स्टूडियो से जियो न्यूज़ के आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर तरक्की होनी है तो उसके लिए बैरोमीटर क्या है, वो तरक्की किस तरह से होगी। क्या सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह इल्जामात लगाती रहेंगी? अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर किसी मामले पर कंसेंसस नहीं होगा, ना ही इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगे, ना ही अगर कोई बिल या कोई मुसव्वदा मीडिया के हवाले से आता है, कोई रेगुलेट करने के हवाले से आता है, अगर उस पर भी कंसेंसस नहीं होगा तो उससे भी एनार्की बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है कि जहां सियासतदान दस्तो गिरेबां हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं, ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं और महज इख्तलाफ राय को ऐसे गर्दाना जाता है जैसे कोई मुल्क दुश्मनी हो। वहाँ पाकिस्तान के सबसे मजबूत और मुनज़्ज़म इदारे के सरबराह ये कहते हैं कि हमें ज़ाती इख्तलाफात को छोड़कर, पसंद नापसंद को छोड़कर मुल्क को आगे लेकर जाना है और नेशनल कंसेंसस क्रिएट करना है बहुत से इशूज़ के ऊपर। बहुत से मेजर चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को इस वक्त, लेकिन अलमिया ये है कि आज भी हम पॉइंट 1 पर ही मौजूद हैं जहाँ पर हम पहले मौजूद थे। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? और जिन सियासी जमातों की हम बात करते हैं वो सियासी जमातें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका पॉलिटिकल स्टेक है, उनके वोटर्स हैं, उनका वोट बैंक है। क्या वजह है कि ये तमाम सियासी जमातें नेशनल इंटरेस्ट के अंदर किसी एक मुद्दे के ऊपर इकट्ठे नहीं बैठ सकती? और इस हवाले से इल्ज़ामात अब अपोजिशन की तरफ से हुकूमत पर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे और सियासत में अब कितनी तलखी आ चुकी है और इस हद तक तलखी आ गई है कि बात पर्सनल अटैक्स पर पहुंच गई है। ये खैर कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहले भी होती थी। तो इस पर बात करेंगे। नेशनल कंसेंसस किन किन होना चाहिए, लेकिन वो उसी सूरत में है अगर ज़ाती पसंद नापसंद ख़त्म हो जाए और मुल्क को सामने रखकर फैसले किए जाएँ। ये गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मियाँ फ़ारूक हबीब साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं इत्तलात व नशरियात के। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मरकज़ी रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली हैं और स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन के चेयरपर्सन हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। जनाब इरशाद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं। भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम के इब्तिदा के अंदर जो मैंने बात ज़ाती पसंद या नापसंद की है, ठीक है, सियासी जमातों की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो उस स्टेटमेंट पर दिलवाना चाहूँगा जो कि पाकिस्तान के वफाकी वजारत इत्तलात व नशरियात का कलमदान जिनके पास है जनाब फवाद चौधरी साहब, उनसे एक सवाल पूछा गया एक जर्नलिस्ट के तरफ से। वो मौजूद थे, एक जो प्रेस ब्रीफिंग होती है कैबिनेट की इजलास के बाद, वो दे रहे थे, रूटीन की बात है। लेकिन ठीक है, आप बात कीजिए, लेकिन इस तरह की बातें करने का क्या तुक बनता है? क्या ये बात दुरुस्त है? उनके मनसब के शान शान है या नहीं है? ज़रा सुनिए फवाद चौधरी साहब से। जब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के हवाले से पूछा गया कि वो ये कह रहे थे आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या प्रेस टॉक के अंदर, तो फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा? जावेद लतीफ़ साहब एक सियासी जोकर हैं और सिर्फ अटेंशन सीकर हैं। उनका ख्याल है कि किसी तरीके से फौज उन्हें लिफ्ट करा ले। जो पार्टी की बदकिस्मती ये हो कि सवाए उसके कि वो GHQ के गेट के बाहर बैठे रहें और उसके बाद जो है उनकी अपनी कोई सियासी हैसियत ना हो, वो हर वही काम करेंगे जिसमें उनको लगे कि किसी तरीके से हमें कोई इदारा जो है वो उठा ले और हमें हमारे मुंह में वो फीडर जो हमारे लीडरशिप के मुंह में रहा सालों, वही फीडर दोबारा हमारे मुंह में डाल दे और हमें इक़्तिदार दे दे। इसके अलावा उनकी क्या पॉलिटिक्स। और ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है ये भी बड़ी सतही गुफ्तगू है और बदकिस्मती है कि ऐसे लोग भी MN हैं। ये गुफ्तगू आपने सुनी, एक ज़ाती बात थी, एक ज़ाती अटैक था एक वफाकी वज़ीर की जानिब से, जिनको खुद भी बड़ी इज़्ज़त मिली हुई है, पढ़े लिखे आदमी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा मियाँ जावेद साहब से पूछ लूँ, फ़ारूक साहब तो चले। फ़ारूक साहब और मियाँ साहब अगर इजाज़त दें, फ़ारूक भाई अगर आप इजाज़त, यानी पहली बात तो ये है कि पहले भी होता रहा है, जैसे आपने कहा सियासत में, हमारे यहाँ बदकिस्मती से सियासत में जब सियासत झूठ मुनाफकत 2 नंबरी बन जाए और अपने आकाओं का खुशनुदी बन जाए, महज खुशनुदी, तो उस वक्त भी ये होता रहा है। और अब जब इमरान खान साहब, मरीम नवाज साहबा, बिलावल भुट्टो साहब, इस तरह के लोग, इवन आसिफ जरदारी साहब के आपके पार्टी में तो ख़वातीन भी महफूज नहीं, तो जब इस तरह के लोग ज़ाती करें, अटैक्स करें और वो पसंद करें, उनको शाबाश दें अपने चीतों को कि वेरी गुड। लेकिन मुझे फवाद साहब से ये तवक्को नहीं थी। उसकी वजह ये है, पढ़े लिखे हैं,
उनके पास मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म के बाद जो 2-3 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ उनमें से एक मिनिस्ट्री है और वो सहाफ़त से होके गए हैं। जावेद लतीफ़ साहब से 101 हम हर प्रोग्राम में इख्तलाफ करते हैं, और जब उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा का कहा कि वो अगर उनको कुछ हुआ तो पाकिस्तान में खप्पे करना, तो हमने इन पर एतराज़ किया कि पाकिस्तान बड़ा है, कोई उससे बड़ा नहीं, और करते रहेंगे। लेकिन ये कहना कि सियासी जोकर है या ये तो बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है। और फवाद साहब से ये मुझे बिलीव मी नहीं तवक्को, लिबरल रोशन ख्याल देने के लिए। लेकिन जो उसके साथ जो फवाद चौधरी साहब ने बात की, खैर ये बड़ी अपना ओपिनियन है, ये मेरे लिए भी बड़ी हैरत की बात है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं जावेद साहब से माजरत करूं कि हमने इसमें ये कोई एंड नहीं, और उस सपोजिशन के साथ जिसको आप कहना चाहते हैं कि आओ हमारे साथ इंतखाबी सलाहत पर बैठो, आओ हमारे साथ मुल्की बहुत सारे मामलात पे बैठो, आओ हम अगले इलेक्शन धांधली के बगैर करें, अच्छा आओ आप सारा, यानी ये कहना कि नहीं होना चाहिए, ये कहना इमरान खान साहब का कि सारी अपोजिशन चोर और डाकू है, ये भी ठीक नहीं। और उनका कहना कि ये सारे धांधली ये कि डे वन से हो रहा है, ये डे वन से हो रहा है। अच्छा मियां जावेद लतीफ़ साहब, जाहिर बात है आपको पहली दफा तो नहीं है कि आप मेंबर नेशनल असेंबली बने, फवाद चौधरी साहब ने और उम्र में भी बड़े हैं, और उम्र में भी बड़े हैं, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उम्र में। जावेद लतीफ़ साहब, आपका फर्स्ट रिएक्शन या रद्द अमल क्या है इसके ऊपर? मुझे कोई गिला नहीं है, मैं ज़ाती तौर पे फवाद चौधरी साहब का बड़ा इज़्ज़त एहतराम करता हूँ और मेरा अच्छा तल्लक है उनसे। मुझे कोई हैरत नहीं हुई उनकी इस गुफ्तगू से। इसकी वजह है कि किसको उन्होंने बख्शा है, किसके बारे में उन्होंने कब बात नहीं की, तो इसलिए मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने बात कही क्या है। मैंने यही कहा है ना कि अगर आप कंट्रोल्ड जमहूरियत, अगर आप कंट्रोल्ड इलेक्शन, कंट्रोल नताइज, कंट्रोल हुकूमत और उसके बाद मीडिया को भी कंट्रोल करोगे तो फिर उसके नताइज अच्छे नहीं आते। माजी में पाकिस्तान उन नताइज का सामना कर चुका है। ठीक है। मैं आज भी अगर जो मैंने प्रेस टॉक की, मैंने उसमें ये कहा और सहाफ़ियों से मिलकर मैंने ये बात की कि भाई अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो, किसी की गलतियों की निशानदेही करते हो तो कोई जुर्म नहीं है। और अगर कोई मावराए आइन इक़दाम उठाता है तो उसको फ़िक्र होनी चाहिए मीडिया के हवाले से। और बदकिस्मती है, मैंने ये भी कहा कि जो हुकूमत में आते हैं या ताकत में आते हैं तो वो समझते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ होने वाली या मेरे किसी इक़दाम के ख़िलाफ़ होने वाली बात जो है वो दरअसल रियासत के ख़िलाफ़ है। अच्छा। और बदकिस्मती ये है कि जब हम अपनी पावर को मिसयूज़ करते हैं तो उस वक्त ही हमें मीडिया से शिकायतें पैदा होती हैं। ठीक। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, आप वज़ीर मुमलिकत हैं बलाए रात नशरियात, आपके ज़ारी बात है आप भी इस हवाले से इस पूरे प्रोसेस के अंदर है। लेकिन अगर कोई कंसेंसस क्रिएट करना है, मैं ये बार बार कंसेंसस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि आप पार्लियामान के अंदर हैं, आप लोग इलेक्टेड हैं, लॉ मेकिंग आपने ही करनी है। अगर ये रवैया है एक सीनियर हुकूमती शख्सियत का अपने कोलीग्स के साथ जिनके साथ आपने कंसेंसस क्रिएट करना है, तो मामला आगे कैसे बढ़े? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो इश्यूज़ टू इश्यूज़ जो है वो बात होती है, इख्तलाफ राय भी होता है। इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन जो खसूसी तौर के ऊपर जिस ख़ास हवाले से ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, देखें 2-3 चैलेंजेस हैं हमारे सामने। आया जो है वो इस मुल्क के अंदर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो या ना हो, बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए, या जो है वो फेक न्यूज़ है। आपके इल्म में है कि कल ही हाल के भारत से एक वीडियो गेम के ज़रिए उसको डिस्टॉर्ट करके ये दिखाया गया कि पंजशेर के अंदर जो है वो पाकिस्तानी जो फ़ज़ाइया का त्यारा है उसने अटैक किया और आगे जवाब के तौर पर वो त्यारा जो है वो क्रैश हो गया वहाँ पर। हाँ। और उसको भारतीय मीडिया ने ट्वीट्स करवा कर उसको जो है वो पेश करने की कोशिश की। इसी तरीके से EU डिसइंफॉर्मेशन लैब में 750 वेबसाइट्स पकड़ी गई जिससे भारत पाकिस्तान के बारे में फेक न्यूज़ लगाता था। वहाँ से मारूफ लोगों के सोशल मीडिया के ट्विटर पर, फेसबुक पर फेक अकाउंट्स बनाकर उसको प्रमोट करता था। उसको किस तरीके से जो है वो काउंटर करना है, ये चैलेंजेस हैं। तीसरा है जो मीडिया वर्कर्स हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, कैमरामैन हैं, DSNG पे काम करने वाले, NLE है, प्रोड्यूसर्स हैं, नॉन जर्नलिस्ट स्टाफ है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट किस तरीके से होगी। अभी हमारे पास 8 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं
जिनका 3.5 अरब रुपए का सालाना जो है वो बजट है। हम चाहते हैं कि जब आपका ये मोबाइल फ़ोन, आपका अखबार भी बन गया, फेसबुक भी बन गई, आपकी टीवी चैनल भी बन गया, या आज एक ही मीडिया हाउस क्रॉस मीडिया ओनरशिप के तहत अखबार भी चला रहा है, टीवी चैनल भी चला रहा है और अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी चला रहा है, जब ये लोग कन्वर्ज हो गए हैं तो क्यों ना कवानीन को कन्वर्ज करके एक एक्ट बना दिया जाए। बिल्कुल। अब यहाँ पर जो है वो कहाँ आज़ादी सहाफत के ऊपर कदगन आ गई, यहाँ पर कहाँ आर्टिकल 19 की वायलेशन आ गई, जहाँ पर कहीं आपके एतराज़ात हैं वो हमने इनको कहा है कि वो आप लाकर हमें स्पेसिफिकली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लें। आपसे ही गुजारिश ये है कि मियाँ साहब की सरबराही में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है, उससे कबल शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी उसको मुस्तरद कर देते हैं। अभी तक उन्होंने कॉन्सेप्ट पेपर नहीं देखा, हमने इनको ब्रीफिंग दी, इन्होंने सब कमेटी बना दी, मरीम औरंगज़ेब हैं उसमें, नफीसा शाह हैं, कमल शोज़ब हैं। अब उस सब कमेटी में सहाफ़ी तंजीमें भी आ जाएँ, मीडिया मालिकान भी आ जाएँ, सेनेट की कायमा कमेटी का आज इजलास हुआ है, वहाँ भी हम ये बात करके हैं। अच्छा, हम कंसेंसस डेवलप करने से, जमहूरी रवैये से, अच्छा चले, हम किसी सूरत भी दूर जाने को तैयार नहीं है कि हमारे मुल्क आज में के चैलेंजेस को समझें। हमारे मुल्क में एक मिसाल बनी जो कि बहुत से लोगों को याद नहीं है, लेकिन मैं आपको याद करवाता हूँ। 18वीं तरमीम आपको याद होगा जब पास हुई, उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से एक प्रोसीजर ले डाउन किया गया, वो उसके ऊपर एतराज़ किया गया मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से, और वो प्रोसीजर फिर रिविजिट हुआ, जिसके नतीजे में 19वीं तरमीम पाकिस्तान में लाना पड़ी। ज़ाहिर बात है क्योंकि ये उनसे रिलेट करती थी, उनकी अपॉइंटमेंट्स को इसने गवर्न करना था, तो वो एक नई तरमीम करना पड़ी। अब यहाँ इशू ये है कि आप मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी इंटेंशन मैं एक सेकंड के लिए बिल्कुल मान रहा हूँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, मीडिया तो चले आप समझे कि पार्टी एरी मीडिया ऑब्जेक्ट कर रहा है कि आप मीडिया पर क्लैंप डाउन करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन वो जमातें जो कि आपके साथ असेंबली में मौजूद है, अपोजिशन जमातें, अगर वो भी एक ही यक ज़बान होकर यही कही जा रही हैं, मियाँ साहब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन है इंफॉर्मेशन के, अगर ये भी ये कह रहे हैं कि जी ये बकौल इनके ये कंट्रोल्ड जमहूरियत के बाद कंट्रोल्ड मीडिया की तरफ एक कदम है, तो फिर सवाल कहाँ आ जाता है? देखें बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, बुनियादी तौर पे ये है कि अगर ये कंट्रोल्ड जमहूरियत या कंट्रोल्ड मीडिया की बात होती तो फिर मियाँ साहब सब कमेटी ही ना बनाते। उन्होंने कहा कि आपका जो कॉन्सेप्ट पेपर है ये कमेटी में सामने आया, आप इसे ले आए हैं, आपने हमें प्रेजेंटेशन दी है, इस पर मज़ीद डेलिब्रेशन की ज़रूरत है, हम इसकी एक सब कमेटी बना देते हैं और इसमें जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं हम उनको भी इनवाइट कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि हम आपकी इंटेंशन, नीयत के ऊपर इस जो आपका कॉन्सेप्ट पेपर है इसको देख के शक नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि उसको अब काम करने दें, उसके नताइज सामने आ जाएंगे। और पहली बार ये देखें, उससे पहले ये अमूमन रवायत नहीं होता, ये था या तो ऑर्डिनेंस जारी होते थे या मुसवदे बन जाया करते थे, वो कौमी असम्बली में ले होते थे, फिर स्टैंडिंग कमेटीज में जाते थे, वो कहते हैं हमें मुसवदा ही नहीं मिलता। सुन तो लेना, हम तो आज इसको लाने से पहले हम एक पूरा कॉन्सेप्ट, एक फ्रेमवर्क इनके पास लेके गए हैं कि पहले आप इसके ऊपर तो हमें अपनी राय दें, उसके ऊपर हम फिर हम मसवदा तैयार कर लेंगे। देखिए मसवदा क्या होगा, सुन लें, मसवदा क्या है, मसवदा सुन तो लेना, जो मसवदे का ड्राफ्ट है, मसवदे का जो ड्राफ्ट है वो सारी उसकी जो लीगल लैंग्वेज है, लेकिन चीजें क्या हैं, जो फ्रेमवर्क हमने इनसे शेयर किया उसके इर्द गिर्द लॉ बनेगा, वो भी अगेन इन्हीं के पास ही आना है। ठीक है, अच्छा, वो भी हम नहीं छुपाना चाहते। मियां साहब बोले, मैं जरा पीपल्स पार्टी का मौकफ सिर्फ इस पे जरूर लेना चाहता हूँ, लेकिन मियां साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं ले लें। हाँ, कुंडी साहब हमारे साथ हैं जी, कुंडी साहब को मेरी आवाज जा रही है? नहीं, कुंडी साहब हमारे साथ नहीं। चलें, आप मियां जावेद लतीफ साहब, आप इस पे क्या ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने एक फ्रेमवर्क दे दिया है, उसी के इर्द गिर्द ही कानून बनना है। देखें, फर्रुख हबीब जो बात कर रहे हैं ना, इन्होंने उस वक्त भी बड़ी पॉजिटिव बातें की, आज भी पॉजिटिव बात कर रहे हैं। उस वक्त फवाद चौधरी साहब भी जो आज अभी फर्रुख हबीब बात कर रहे हैं, कमेटी में उन्होंने इसी तरह बात की, मगर सहाफ़ियों से बदतमीज़ी भी करते रहे और हम उनको मना करते रहे कि ये तरीक़ाकार, अगर आपका किसी से ज़ाती को तल्लक अच्छा बुरा है भी तो कम से कम इस कमेटी की मीटिंग में कम से कम इस तरह ना करें। मगर मैं इनकी खिदमत में फिर से ये गुजारिश करने लगा हूँ कि जो मेरे कान में मुख्तलिफ वज़रा बात कर, मैं तो उसको पब्लिक नहीं कर रहा, मेरे बारे में किसी जो मर्ज़ी वो अल्फाज इस्तेमाल करें। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अरशाद भट्टी साहब का कि उन्होंने जिस जज्बे का इजहार किया, मगर हमने वहाँ भी ये अर्ज़ किया था कि आप फेक न्यूज़ की बात करते हैं।
कोई इस कमेटी का मेंबर ये चाहेगा कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट वॉच ना हो? हर कोई कोई कहेगा कि फेक न्यूज को हम सपोर्ट करते हैं? लेकिन आर्मी चीफ भी कहते हैं नेशनल आप कंसेंसस बनाए, जाती पसंद नापसंद और बाम जो इख्तलाफात हैं इनको दूर करें। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कल बात की है फेक न्यूज़ की। मैं वही अर्ज करने लगा हूँ, हमने ये बात की कि आप अगर फेक न्यूज़ की बात करते हो तो फेक न्यूज़ हमेशा जो ताकत में होते हैं, हुकूमत में होते हैं, उनकी तरफ से तो फेक न्यूज़ को सपोर्ट किया जाता है, माजी में भी हाल में भी ऐसा होता है। और मुझे ये बताए कोई कि सहाफ़ी को फेक न्यूज़ को सपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है, जिस तरह इंडिया के हवाले से बात की जा रही है या दीगर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हवाले से बात की जा रही है। इसके बावजूद भी अगर कोई आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप तमाम स्टेक होल्डर्स को, इन्होंने निशानदी की कि ये सहाफ़ियों की नुमाइंदा खाली तंजीम नहीं है, कुछ और भी हैं। हमने कहा उनको भी बुला लेते हैं। हमने कहा आप नाम दें, हम उनको कमेटी में बुलाते हैं, भले किसी बड़े हाल में बैठ जाते हैं, एक छत पे बैठ कर लें तो उसमें बैठ के बात कर लेते हैं। एक सेकंड, मगर आप जब ये बात करेंगे, फवाद चौधरी साहब अपने ऑफिस में कमेटी को बुलाते हैं, तो हमने कहा ये मुनासिब नहीं है। आप कमेटी के फोरम पे आके बात करें जो भी आपने करनी है। मगर इनके जो सेक्रेटरी इतलात हैं, मेरी बहन है वो, उन्होंने कहा कि जो आपको ब्रीफिंग देनी थी वो मसवदा हमारे पास मौजूद है, अगली कमेटी से पहले हम वो मसवदा तमाम मेंबरान को पहुंचा देंगे। अच्छा। जब कमेटी की मीटिंग जिस दिन हो रही थी, हमने उनसे सवाल किया कि मसवदा आपने नहीं दिया। उन्होंने कहा ओ जी देखें, और वुज़रा की तरफ देख रही थी। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि अगर मसवदा नहीं था तो फिर आपने हमें ब्रीफिंग देनी क्या थी? जो बुलाया जा रहा था, कहते हैं कॉन्सेप्ट पेपर इन्होंने को दिया ना, वो तो तुसी देखिए, वो आपने देखा? वो देखा। वो कहते हैं ये इस पे आप एग्री डिसएग्री करें तो बाद में कानून बनेगा। ऐसे ही नहीं, एक तो पूरी प्रेजेंटेशन है, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है बात। इन्होंने कहा कि वो जो ब्रीफ करना था वो मसवदा बाद में इनकारी हो गया कि है ही नहीं। अच्छा। जो आपको देना था। और उसके बाद उससे 2 मीटिंग पहले ये फरमा रहे थे, और इनके वजारत इतलात के ही ऑफिसर जो थे वो बात कर रहे थे कि हमने उसको रिटर्न शेप दे दी हुई है, आपको पहुंचा दिया जाएगा। और कभी हमें पता चलता है वो वजारत कानून में पड़ा हुआ है, कभी पता चलता है, भाई उसको छुपाने की जरूरत क्या है आपको? अच्छा नहीं, लेकिन मुझे फरूख साहब जो एक बात लगती है, मैं भट्टी साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है अभी ऐसे है कि कॉन्सेप्ट पेपर है जो कि शटल की तरह कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कोई मुसवदा कानूनी अभी बना ही नहीं। सर इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं ना। वो मियां साहब कहते हैं आपकी इजाजत से, आपकी इजाजत से एक सेकंड के लिए जी प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने बतौर कमेटी के चेयरमैन के और तमाम मेंबरान की नुमाइंदगी करते हुए मैंने एक और अर्ज़ किया। मैंने कहा कि अभी आपने बिल अभी बनाया नहीं है, तो सहाफ़ियों के साथ जो सलूक हो रहा है, इस्लामाबाद जैसे शहर में किसी को 4 माह हो गए हैं, किसी को 9 साल हो गए हैं, आप किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पा रहे। और अगर ये बिल आ जाएगा तो उस पर तो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं सहाफ़ी बरादरी को, फिर क्या बनेगा इनका? तो उसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। उससे ओवरवेलमिंग में चलें जी, देखें कुछ चीज़ें हम क्लैरिफाई करते जाएं ना, जो मिसकंसेप्शंस हैं आपके शो की मुनासब से। एक किसी ने कहा जी कोई ऑर्डिनेंस तैयार हुआ है, कि कोई ऑर्डिनेंस नहीं है। नंबर 1, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट, कोई ऑर्डिनेंस पहली बार क्लियर कर चुके हैं, कई बार क्लियर कर चुके हैं कि कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा। नंबर 1 आएगा तो कौमी असम्बली के जरिए आएगा। नंबर 2, क्योंकि हम अच्छी जमहूरी रवायात को अपनाते हुए हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को खुद उनसे मशावरत की, PBA, APNS, CPNE, PFUG के PFUJs की जितनी भी तंजीमें हैं जो क्लेम करते हैं कि हमारी PFUJs हैं, ठीक है, व्हाट्सएवर वो उनकी, बट वो फिर बाद में क्यों कहते हैं कि जो लोग आपसे मिले वो हमारे नुमाइंदा नहीं थे? सुन तो लेना, वो तो सब उनके ग्रुप्स हैं ना। नहीं, सबने नहीं कहती, नहीं सब सामने कहते हैं, मैंने ये कहा। सुन लेना, वो एक ग्रुप कहता है ना, मैं उस ग्रुपिंग में जाना नहीं चाहता ना। मतलब सहाफियों के ग्रुप्स हो सकते हैं जितने, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। मीडिया वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ भी हमने मुलाकात की। मुल्क के 5 बड़े प्रेस क्लब्स हैं, नेशनल प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब, कोयटा प्रेस क्लब, पेशावर प्रेस क्लब, उनके साथ भी हमने मीटिंग की। इवन हमने जो है वो यूरोपियन यूनियन के जो जितने एम्बेसडर्स हैं, यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर के घर पे जाके उनके साथ भी मीटिंग की। और इसके अलावा मुल्क के जो बड़े एंकर्स हैं
उनको भी दावत दी, उनके साथ भी बात की। डिजिटल मीडिया के ऊपर जो व्लॉगर्स हैं उनके साथ भी बात की। नहीं सुन लेना सर, सुन लें प्लीज, सुन लें। जी प्लीज। इसके ऊपर हमने अपनी जो मुशावरत का सिलसिला है उसको बंद नहीं किया, उसको हम जारी रखे हुए, हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक कानून बनने जा रहा है, कन्वर्जन कर रहे हैं, लॉज बना, लेकिन डिफरेंट लॉज में डिफरेंट तरामीम लाने की बजाय वो जाके अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। उसका कोई हेडवे नहीं निकल रहा ना भट्टी साहब। नहीं हेडवे निकलेगा ना। नहीं, कैसे निकलेगा? हेडवे निकलेगा, देखें बुनियादी तौर पे क्या है, जब आपका एक बातचीत का सिलसिला चल रहा होता है उसमें डिसेंडिंग वॉइसेस भी होती हैं। उन डिसेंडिंग वॉइसेस दूसरे को भी दें, मतलब ये आपने अगर सिर्फ वकालत हुकूमत की करवानी है तो फिर मैं चाह रहा था वो आपकी बड़ी बात सुनी। देखें डिसेंडिंग वॉइसेस हमेशा होती हैं, लेकिन हमने क्या कहा, हम ये कहते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट पेपर पर 14 पॉइंट्स फ्रेमवर्क है, आप एक एक नुक्ते के ऊपर हमारे साथ बैठ के डिस्कस कर लें जो आपके एतराज़ात नहीं। अच्छा कौन बैठे? तो आपने सब कमेटी नहीं बनाई? नहीं, एक सेकंड, मैं वही वो आपकी सब कमेटी। अगर कॉन्सेप्ट इतलात का ट्वीट क्या आया आज? एक मिनट देखें, नहीं वो ट्वीट तो कल जो यौम दिफा पर फेक न्यूज को नहीं गलत है, गलत है। चीजों पे बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा चीजों पे बात फर्क साहब एक सेकंड। रेगुलेशन फेक न्यूज, चले वो रेगुलेशन फेक न्यूज, मैंने कहा ना आपकी इंटेंशन अच्छी भी होगी लेकिन इट्स नॉट गोइंग एनीवे। नहीं ये कोई तरीका नहीं है। देखें दुनिया में सिंगापुर है, मलेशिया है, सबको देखने रेगुलेट कर रहे हैं। आप PMDA जो आप मुखफ़फ़ दे रहे हैं, मुझे सिर्फ ये कोई बता दे कि आप कभी वर्कर्स को अलग कर देते हो, कभी मालकान को अलग कर देते हो, कभी कालम नवीस को अलग कर देते हो, कभी सीनियर सहाफ़ी को अलग कर देते हो। ओ भाई आप ये तो बताओ कौन है आप? कभी वकला को तकसीम करके, वकला की बात आती है उनको डिवीजन करवा देते, मगर आप ये करने को तैयार नहीं हो कि एक छत तले तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के आप जो ऑर्डिनेंस कोई नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, कौमी असेंबली में जाएगा, लेकिन अभी तक जो फरूख साहब की जुबानी समझ आई, कोई ड्राफ्ट नहीं है कानून का बना हुआ, एक कॉन्सेप्ट पेपर है जिसपे वो कहते हैं 14 पॉइंट है, इस पे एक पॉइंट पे हमारे साथ बैठे और हमें बताएं कि एतराज़ क्या, हम उसे ठीक कर देते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि फेक न्यूज़ पे आपका, मेरा, फ़ारूक हबीब का, हर पाकिस्तानी का बिल्कुल एक राय है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक, खा वो जिस तरफ से भी हों, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फेक न्यूज़ के हम बहुत डसे हुए हैं। जो भारत कर रहा है, जैसे जनरल बख्शी कह रहा है, मैं आपको सनसनीखेज खबर दे रहा हूँ कि पंजशीर में जनरल बाजवा ने अपना ट्रूप्स भिजवा दिए हैं और वो आगे कर रहे हैं और फलाना कर रहे हैं और उन्होंने सिविल कपड़े पहने हुए हैं। और काबुल में ISI चीफ का क्या, भाई काबुल में CIA चीफ जचता है, काबुल में कतर का चीफ, हमारा चीफ काबुल में कतर का चीफ जचता है, काबुल में अजीत डोल अगर डेरे डाल के बैठ जाए वो जचता है, राव और NDS का गठजोड़ जचता है, हमारा नहीं जचता। 75,000 शहादतें, खरबों का नुकसान, 40,000 पनाह गुज़ीन, मेन डायरेक्ट हम विक्टिम, और हम नहीं जचते। इस तरह का जो प्रोपेगेंडा जो भारत से आता है, या जो काबुल में बैठ के पाकिस्तान तक तो हम एग्री करते हैं, जो काबुल में बैठ के पाकिस्तान को गालियां देते थे, या जो काबुल से जिनको इमदादें मिलती थी, वो सारा काबिल मजम्मत है। मगर बात यह है कि अब तो मसला ही कोई नहीं खत्म। मुझे तो इस बहस के बाद मसला ही नहीं लगता। देखिए नंबर 1 हम कौन, हम हैं स्टेक होल्डर्स, आप हैं स्टेक होल्डर। मैंने मिसाल दे दी ना कि हमारे मुल्क में तो मिसाल बनी हुई जजेस की। मुझे ये समझ नहीं आती कि इन्होंने क्या किया हुकूमत ने। हुकूमत तो है ना कि तफहीम पैदा, अभी कुछ भी नहीं हुआ, सारे मुस्तरद कर चुके हैं। क्यों ऐसा हमारे ज़हनों में आया कि ये मार्शल लॉ है, ये मीडिया अथॉरिटीज़ पहले बनी हुई हैं, उन पे क्यों नहीं, उनमें क्यों नहीं डालते, उनको क्यों नहीं रेगुलेट करते? जो फरूख साहब का आर्गुमेंट है हम उसे बाय भी कर लेते हैं कि कन्वर्ज करना है। मेरे मिसाल के तौर पे कर ली। अब बात सिर्फ ये है कि जैसे फ़ारूक हबीब, अल्लाह करे इनकी ज़बान मुबारक हो, एक तो ऑर्डिनेंस नहीं है, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात ये है कि ये सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। स्टेक होल्डर्स कौन है? सहाफ़ी और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड डिजिटल, सारों को बिठाएं और साथ अपोजिशन को बिठाएं, एक एक नुक्ते और एक एक फुल स्टॉप पे बहस करें, और जो निकलता है सारों का मुश्तरका, वो हमें मंजूर है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, अच्छा ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अब तक ऐसे नहीं हो रहा। एक और अहम मामला है जी, वो है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत इस वक्त हो रही है उसमें तू तो राख तो खैर था ही, लेकिन उसके अंदर एक और मसला ये है कि हुकूमत ने एक और चैप्टर खोला हुआ है, और वो ये कि हमने इंतखाबात नए तरीके से कराने हैं, इंतखाबी इस्लाहात लानी है, लेकिन उसके लिए भी इसी अपोजिशन के साथ बैठना है, इन्हीं स्टेक होल्डर के साथ बैठना है। लेकिन उनको तो आप जिन तमगों से नवाज रहे हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर, वो साफ ज़ाहिर है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कुछ ऐसी बात फरमाते हैं और कंसिस्टेंटली फरमाते हैं फ्रॉम द डे वन। बात कैसे आगे बढ़ेगी रही, एक ब्रेक के बाद बस आते हैं।
फवाद चौधरी साहब कुछ और भी फरमा रहे थे। अब जाहिर बात है उनका हुकूमत के की तर्जुमानी करते हैं, उनका ख्याल है कि ये वाहिद हुकूमत है जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहती है, और पहले किसी हुकूमत ने, ना जरदारी साहब ने, ना मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी इसका जिक्र नहीं किया, और वो यही समझते हैं कि बाकी दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये एक ख़ास तरीके से इलेक्शन जीत सकती हैं, जीतती हैं। फवाद साहब क्या फरमा रहे थे, सुनिए। मुझे आप बताइए कि आपने कभी नवाज शरीफ के मुंह से, कभी जरदारी साहब के मुंह से ये सुना हो कि वो इलेक्शन में इस्लाहात चाहते हैं? जिंदगी में ये कभी, खसूसन ये जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है PMLN, एक दफा भी धांधली के बगैर ये लोग इलेक्शन नहीं जीते दुनिया पाकिस्तान में। लिहाजा ये सिस्टम को बदलने में दिलचस्पी नहीं रखते। मरियम नवाज हों, बिलावल हों, ये सिर्फ एक तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानियों की किस्मत ही बहुत खराब हो, और दूसरा ये कि इतनी धांधली हो कि ये वहां पे जो है वो पाकिस्तान में आ जाए। तीसरा तो कोई तरीका नहीं है। इससे ज्यादा गैर संजीदा अपोजिशन, इससे ज्यादा नालायक और नाअहल अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत को नसीब नहीं हुई, और ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हमें इस तरह की जो सियासी कुव्वतें हैं उनको भी ऑफर करना पड़ता है कि वो आएं और हमारे साथ बैठें और ये मामला जो है इसको आगे चलाएं। मियां जावेद लतीफ साहब, अगर ऑब्जेक्टिवली सोचा जाए तो वाकई बसद एहतराम आप बड़ी नालायक ऑपोजिशन है। आप हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप सारे जब PDM में थे, ये देखें पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हमारे भाई ज़्यादा खुश हैं, वॉक की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिम जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, इन्होंने अगले 2 साल स्कूल नाल काट लेने, तो को कुछ नहीं होया। मनीब साहब, आप बजा फरमा रहे हैं, आप भी और फवाद चौधरी साहब भी। अच्छा, हम इतने नालायक हैं, इतने नाहल हैं कि हमने 3 सालों के अंदर पार्लियामेंट पर हमला नहीं किया। हम इतने नालायक हैं कि हमने आज तक गैस बिजली के प्राइस बढ़ने पर रो तो रहे हैं, एहतजाज तो कर रहे हैं, मगर बिल जलाने की बात नहीं हमने की। अच्छा, हम इतने नालायक हैं, इतने नाअहल हैं और इतने गैर जिम्मेदार हैं कि हमने हुंडी के ज़रिए पैसा भेजने की पाकिस्तानियों को तरगीब नहीं दी। हम इतने नालायक हैं, इतने नालायक हैं कि इतनी महंगाई बढ़ गई मगर हमने सिविल नाफरमानी का दर्स नहीं अभी तक दिया। हम इतने नालायक हैं कि हमने जत्थे इस्लामाबाद लेकर नहीं आए और मौजूदा कोशिश ऐसी वैसे। मेरी बात सुन लें, सुन लें। जी जी। हमारे एक साबका वज़ीर दाखिला भी पिछले दिनों फरमा रहे थे, 2-4 दिन पहले आपके चैनल पे ही, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब और कादरी साहब को मैंने तो कहा था कि इनको रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे, मगर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मेरी हुक्म की खिलाफ वर्जी की और उनको रेड जोन में दाखिल होने दिया। भाई आपको इल्म है कि उस जो एहतजाज था उसमें अस्करी तबीयत रखने वाले लोग जो मसल्ला शामिल थे, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी ये कह रहे थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कि जनाब चारों तरफ से घेरा जा चुका है हमें, और हमारे पास यहां से फरार का एक ही रास्ता है, हेलीकॉप्टर। भैया आप ये बताएं कि हम इतने ही नालायक हैं, इतने ही नाहल हैं कि यहाँ सुबह तो बिल्कुल कोई बंदा नहीं होता था, रात को उस कंटेनर के चारों तरफ 400-500 बंदा आ जाता था। अपनी पूरी ऑपोजिशन की बयान कर दी है बड़ी तसल्ली से, लेकिन गुजारिश ये है कि जो नेक काम ये करना चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात वाला, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यहाँ हमने मंगाई, कोशिश की। एहसन इकबाल साहब आपके भाई मौजूद थे, पीपल्स पार्टी से खोखर साहब मौजूद थे, किसी ने उठ के उसको देखा भी नहीं। इसलिए कि हम नाअहल हैं, नालायक हैं, टेक्निकल नहीं है। सुने वजह, और भाई जो RTS के डसे हुए हैं, आप उनसे तो ये तवक्को रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत को या इनके लाने वालों को एक ही होप रह गई है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आप क्यों कहते हैं? वफाद चौधरी साहब आपको कह रहे थे कि कहीं बैठ जाएं और वो फीडर का इंतजार कर रहे हैं और ये जमात इंतजार कर रही है, मतलब है तुसी बड़ा अच्छा आपने क्यों कहते हो? बड़ी अच्छी बात की है अपने जोरे बाजू पे। मैं ये आज एक फैसला कर लें इस बात का
कि धांधली करता कौन है। मैं भी धांधली से आया हूं ना, बकौल फवाद चौधरी के, बकौल फवाद चौधरी के, आप भी धांधली से आए हैं, बकौल मैं तो खैर मुझे तो घर से एक वोट नहीं मिलेगा, लेकिन आपसे मैं तो वोटर हूं, मैं वोटर हूं। आपसे मुराद जो पहले हुकूमतें बनती आई हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज फवाद चौधरी साहब कोई सच जिंदगी में अगर नहीं बोला तो एक बोल दें कि ये धांधली करता कौन है, और ये धांधली जो करता है वो क्यों करता है। इन्हें को पूछ रहा हूँ, इनसे पूछे फारूक साहब कौन करता है। देखें ये इनको पता होगा कि धांधली कौन करता है। उसकी वजह ये है कि अगर इनको इतना ही एतमाद है, इतनी एतमाद से ये बात कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि धांधली करता कौन है, यानी हमारी आप जो कह रहे हैं धांधली से आते हैं, लेना हमारी तरफ तो ये इशारा नहीं कर रहे, तो ये बता दें कौन करता है। ये 1985 में धांधली किसने की थी, ये 1988 में धांधली किसने की थी, ये धांधली कौन करता रहा है, धांधली के बेनिफिशियरी कौन रहे हैं, धांधली के साथ एनआरओ के बेनिफिशियरी कौन रहे हैं, और अभी नलायकियों की दास्तान इन्होंने कम बताई है। इतने नलायक हैं कि घड़ी खुदा बख्श में जिए भुट्टो के नारे भी लगाते हैं। इतने नलायक हैं कि 80 वोटों वाली जमात युसर रज़ा गलानी उतरो कुर्सी से नीचे, तुम नाअहल हो, तुम इस काबिल नहीं हो, उसको सेनेटर बना देते हैं। इतने नाअहल हैं कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के ऊपर लड़ पड़ते हैं। इतने नाअहल हैं कि इनके अपने अरकान इनके कहने के ऊपर जाओ इस्तीफे मुंह पे मार के आओ, अपने ही जो रिश्तेदार हैं कैप्टन सफदर के भाई हैं वो भी इस्तीफा नहीं देते। इतने नाअहल हैं लॉन्ग मार्च नहीं हो पाता, इतने नाअहल हैं अदम एतमाद नहीं लाई जा पाती। आज तो नाअहलियत ही बयान हो रही है, नाअहली की दास्तान है, और ये दास्तान एवन फील्ड में जाती है जहां पे सबसे बड़े नाअहल हैं और सर्टिफाइड नाअहल हैं। ये दिलचस्प कम हो गया सर, शुरू करते हैं ये मैं भी अच्छा आप भी कह रहे नहीं आप ये जुल्म ना करें। मैं माजर चाहता हूं जावेद लतीफ साहब से, इतने नाअहल और नालायक हैं कि ये धांधली ज़दा मैंडेट है, झुरलू फिरा हुआ है, जाली है, लेकिन हमने असम्बलियों में बैठना है। ये इतने नालायक और नाअहल हैं, सदारती इलेक्शन हार गए, ये एक मौलाना साहब को कंसेंसस से भी नहीं बनाया। इतने नालायक और नाअहल हैं, स्पीकर हार गए। इतने नाअहल और नालायक हैं, डिप्टी स्पीकर हार गए। इतने नाअहल और नालायक हैं, APS 4 रहबर कमेटियां सबसे सिफर। इतने नाअहल और नालायक है कि मौलाना साहब को कहा, जब कहते हैं तिलावत करते हुए आगे जाएंगे और हम पीछे बाइक पे तिलावत सुनते हुए आएंगे। वो सखर से कराची से चले, बिलावल ने सी ऑफ नहीं किया, हाउस ऑफ शरीफ के लिए वो तरसते रहे लाहौर में। नहीं वो बेचारे पीछे मुड़ और हाउस ऑफ शरीफ के लिए तो मियां साहब ने उनके साथ और वो नहीं किया। अच्छा फिर इतने नालायक और नालायक हैं कि मौलाना साहब को कहना पड़ा कि कम मैं तपाया सी, फायदे ये उठा गए। मियां देखिए मौलाना साहब तो यहाँ अपने लाहौर लश्कर के साथ और फिर इतने नाअहल और नालायक हैं कि यानी इनके 11 जमाती थे, वो थे, उनमें इत्तेहाद बरकरार लगा। बामी हमा अंगी की बात करें हमारे मुल्क के आर्मी चीफ के, भाई बामी हमा अंगी वो किससे चाह रहे हैं? सियासतदानों से चाह रहे हैं ना, पार्लियामान के मेंबरान से चाह रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन से चाह रहे हैं। एक्सपेक्ट एज अ कॉमन पाकिस्तानी मैं भी ये करता हूँ, लेकिन वो अभी पहली ब्रेक में आपने देख लिया मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से कोई कंसेंसस या यहाँ तक कुछ सिरा भी नजर नहीं आता। फारूक साहब की जमात कहती है कि हमने इंतखाबी इस्लाहात करनी है, वहां पर भी कुछ नहीं होता। सर एक बात यह है कि बेसिक चीज़ है कि मेरा तो एक बिलीव हो गया है, मैं माजरत चाहता हूँ कि ये निज़ाम बांझ हो चुका है, ये पार्लिमानी निज़ाम बांझ हो चुका है। इस सिविलियन स्टफ के साथ हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ी साहब तो उसकी वजह सुन लीजिए, उसकी वजह कितनी बड़ी तहरीक है, कितनी बड़ी तहरीक है। सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, जमहूरियत दे तो रहे, इनकलाब, मज़ाहमत दे तो रहे हैं बड़ी साहब। 8 हफ्ते के लिए इलाज के लिए गए थे, 8 हफ्ते के लिए इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर। 6.5 मोडेलिटीज पे आ जाते हैं। 6.5 घंटे, अब मैंने सुना मेरी 6.5 घंटे की कैबिनेट की फारूक साहब रो के शीरी मजारी उस कैबिनेट मीटिंग में मियां साहब बीमार हैं। अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे छोटे मियां साहब की जमानत पे उनको भेजा, जो 3 दफा का वजीर आज़म। हमारी सारी हम यतीम हो गए। दूसरी बात नहीं, आप सुन ले, सर मैं गल छोड़ो ना, मैंने ब्रेक तक किया जा रहा है। एक 10 सेकंड बड़ी साहब को बड़े जोर का तज्जिया आया। 10 सेकंड नहीं, आप आपने ज्यादती काफी कर दी है। नहीं ज्यादती नहीं की। मियां साहब एक काम तुझे शुरू किया। 10 सेकंड नहीं फराज साहब मुझे बात करने दें। मैं बात कर लूं। 10 सेकंड मियां साहब, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। मैं माजरत चाहता हूं, मैं ज्यादती नहीं की। ये वो हकीकतें हैं जो हमें एज ए पाकिस्तानी करने। सर मेरी एक बात ये, लेकिन ये लायक बड़े हैं, ये इस हम धोतियों और बुनियानों में आ गए, इनके सरे महल बन गए।
अच्छा चले, हम भूखे नंगे रह गए, एवन फील्ड बन गए। ये लाइफ बहुत है। चलो एक मिनट नहीं सुनिए, सुन ले, वापस आ रहा हूं ना, सुन ले यहीं से सुन ले, बट सुन ले, ये जिनकी नुमाइंदगी करते हैं, फख्र है कि मैं अल्लाह के फजल से अपने दिल की नुमाइंदगी करता हूं अपने आप। इनके पीरो मुर्शिद वो हैं, इनके पीरो मुर्शिद वो हैं। ये बात गलत कर रहे हैं भट्टी, आप ये बात गलत कर रहे हैं। वोट इन्होंने दिए, खुल के आप साफी के तौर पर मेरा राय है ना, राय के बाद राय करें, बात कर रहे हैं। नुमाइंदगी करता हूं, आप जिस सिस्टम की नुमाइंदगी करते हैं मैं करता हूं, आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को नहीं पसंद है। अच्छा नहीं, पार्लियामानी सिस्टम हमारे मुल्क में तो है पार्लियामानी सिस्टम। ब्रेक ले लीजिए, नहीं गलत बात है, नहीं पार्लियामेंट सिस्टम हुकूमत जो है, हुकूमत अभी थोड़ी देर ये नुमाइंदगी करते हैं आज के माइंडसेट की। अभी थोड़ी देर कबल मियां साहब हमें कह रहे थे कि सीनियर सहाफियों की राय का एहतराम करना चाहिए, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। अब एक इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मैं पार्लियामेंट सिस्टम को बिलीव नहीं करता। मेरी राय हो सकती है, राय पे कहना कि ये उस तरफ है। अच्छा चले, एक ब्रेक मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, एक ब्रेक, बात बड़ी जरा थोड़ी सी दूसरी तरफ चलेगी, लेकिन एक ब्रेक जी, वापस आते हैं। फारूक साहब कोई चंगा काम कर लो, मतलब कोई मियाँ साहब के साथ बैठ के बाद ना आप साथियों के हवाले से बात करनी है ना उधर आप इनके साथ को बैठ के ठीक बात करते हैं, कम से कम वो जिसमें आपका सबका स्टेक है, आपने इलेक्शन लड़ने हैं, उसमें तो ठीक कर लें। कैसे इनके साथ बात करें? वजीर आजम साहब इनको गालियां निकालनी छोड़ देना, रोज सुबह चोर डकैत कहना छोड़ दें। सुन लेना, सुन ले, हालांकि सब लोग बड़े डकैत को वजीर आजम साहब ने इनको कौमी असम्बली में खड़े होकर खुद दावत दी, बिल्कुल ठीक, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर आकर आप बात करें और कौमी मसाइल के ऊपर बात करें। जो एहतसाब का मामला है वो अलग है, उसको ये भी अलग रखें, वो अलग चलता रहेगा, अपना सेटअप है, अदालतों में जाएं, नैब को जाएं, वहाँ जाके जवाब दें, इन मौजूआत के ऊपर आकर बात करें। लेकिन इशू ये है, ये हर चीज़ को उसके साथ रिलेट कर देते हैं, ये हर चीज को उसके साथ जोड़ देते हैं। अच्छा एक सेकंड, एक तरफ धांधली का शोर मचाते हैं, आपके पास टाइम कम होगा, दूसरी तरफ मुझे सिर्फ ये बता दें, इंतखाबी इस्लाहात चले एक सेकंड कौन से चाय, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर ये बात सुन। सर एक मिनट सर, हम निहारी एक सेकंड के लिए मेरी बात बैठे तो नहीं सर, तुसी नहीं बहन देना। फरक हबीब साहब जो बात कर रहे हैं ना कि हम इनको जब बुलाते हैं तो ये एहतसाब के हवाले से बात कर, चले हम तो इस तरह करते होंगे बकौल आपके, और मुझे ये बताएं कि सहाफ़ी आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो कौन से नायब के डसे हुए हैं, उनका कौन सा आप एहतसाब कर रहे हैं? वकला आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, ट्रेड यूनियन के जो नुमाइंदे हैं वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, वक्त खत्म हो गया। नहीं मैं बड़ी साहब मुक गया बड़ी साहब, आज का शो उसका वक्त खत्म हो गया। फरूक हबीब साहब आपका शुक्रिया, मियां साहब आपका शुक्रिया, बड़ी साहब आपने हमारा साथ दिया, आपने देखा ये प्रोग्राम फीडबैक यूजी का देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।